हेलो नमस्कार। मैं अमित अजमेरा और आप देख रहे हैं अमित अजमेरा ऑफिशियल। तो वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अपन कल पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें अपन ने एरर तक कर लिया था। आज उसके आगे सिग्निफिकेंट नंबर देखेंगे और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या होता है फिजिक्स में जब कोई संख्या दी जाती है, जैसे 743 है, तो इसमें सार्थक अंक पूछे जाते हैं कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो जो भी अशून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3। और जब शून्य अशून्य अंकों के आगे आए या फिर पीछे आए, जैसे इसमें, तो इन दोनों में सार्थक अंक कितने हैं? 2। क्योंकि शून्य को सार्थक अंक में नहीं लिया जाता जब वो किसी भी संख्या के आगे आए या पीछे आए। यदि वह दशमलव के आगे आए तो उसे सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 3। यदि ये दशमलव के आगे शून्य होकर फिर 74 आए, तब भी शून्य को सार्थक अंक में नहीं लिया जाता। तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 2। तो इस प्रकार फिजिक्स में सार्थक अंक निकाले जाते हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं जो अपन आगे मेरे हैंड रिटन नोट्स से, जो मैंने कॉपी में लिखे थे, उनसे पढ़ेंगे। तो ये क्या है? सार्थक अंक कुल निश्चित संख्याओं एवं पहली अनिश्चित संख्या के योग को सार्थक अंकों की संख्या कहते हैं। तो इसका नियम स्पष्ट देखते हैं अपन। अशून्य संख्याएं सार्थक होती है। जितनी भी अशून्य संख्या है 1 से लेकर 9 तक सब सार्थक है। लेकिन 0 को कभी सार्थक बोला जाता है और कभी असार्थक। तो जब भी अशून्य संख्याएं दिखे उनको सभी को सार्थक अंक मान लेना। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसमें 6 सार्थक अंक है, 6 संख्या है। और इसके अंदर पॉइंट भी आ जाए, जब भी अशून्य संख्याओं के बीच में पॉइंट भी आ जाए तब भी वो सार्थक रहती है। तो इसका सार्थक अंक हो जाएंगे 6। फिर सेकंड नियम कहता है कि 2 अशून्य संख्याओं के बीच का शून्य, जब भी 2 अशून्य संख्या मतलब शून्य नहीं हो, जैसे 101 है, तो ये दोनों अशून्य है और बीच में आ जाए शून्य, तो इनको इस शून्य को भी सार्थक अंक की गिनती में ही ले लेते हैं। तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 3। तो सिग्निफिकेंट नंबर से नीट के अंदर या तो फिजिक्स में क्वेश्चन आता है या फिर केमिस्ट्री में, और ये कंपलसरी आ रहा है 5-6 सालों से, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। तो इनके कुछ नियम अपन याद कर लें तो अपने 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इसमें से। और थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो अपने 5 नंबर भी जा सकते हैं। -1 तो क्वेश्चन का और 4 नंबर इस जो क्वेश्चन आएगा। तो ये कह रहा है कि 2 अशून्य संख्याओं के बीच का शून्य सार्थक होता है। तो देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 230 507। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 230 और 507। तो ये 2 अशून्य संख्या के बीच में आ रहे हैं, तो ये सार्थक हो जाएंगे शून्य। अब इनका टोटल सार्थक अंक निकाले तो अपन कितने निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके सार्थक अंक कितने हो गए? 8। उसी प्रकार नीचे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 6। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट नियम पर, जो कि है थर्ड नियम, जो पहली अशून्य संख्या से पहले, जब भी अशून्य संख्या से पहले का शून्य आ जाए तो उसे सार्थक नहीं लेते, वो सार्थक नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 0 0 5 0 3 0 4। तो इसमें देखो ये अशून्य संख्या से पहले आने वाले शून्य को सार्थक नहीं लेंगे, और अशून्य 2 अशून्य के बीच के अंदर के शून्य को सार्थक लेंगे, तो इस पूरी संख्या को सार्थक कहेंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 5। और इसमें भी ऐसे ही अशून्य संख्या से पहले के शून्यों को सार्थक नहीं लेंगे और बीच वालों को ले लेंगे, तो इसमें सार्थक हो जाएंगे 3। फिर चौथा नियम कहता है यदि दशमलव ना हो तो आखिरी अशून्य संख्या के बाद के शून्य सार्थक नहीं होते। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है कि 10 5
007000। अब ये अशून्य संख्या के बीच में आ रहा है शून्य, तो इसको सार्थक मानेंगे, इन दोनों को सार्थक मानेंगे, लेकिन इन लास्ट वाले 00 को सार्थक अंक नहीं लेंगे, क्योंकि ये दशमलव बिना दशमलव वाली संख्या है, और बिना दशमलव वाली में संख्या में आखिरी में अशून्य संख्या आ जाए, अशून्य संख्या के बाद के शून्य आ जाए, यदि कितने भी शून्य हो 00 000, अपन पैसे में तो काउंट करते हैं कि 10 यानी कि 10 रुपये, इसको 1 रुपये नहीं बोलते, इसको 10 रुपये ही बोलेंगे, लेकिन सार्थक अंकों में ये लास्ट वाले शून्यों का महत्व नहीं रहता, इनके बीच वाले शून्यों का ही महत्व होता है, यदि दशमलव ना ही हो तो इस हिसाब से इसके अंदर सार्थक अंक हो जाएंगे 6, और नीचे 1000 का महत्व केवल एक ही माना जाएगा सार्थक अंकों के हिसाब से। यदि पैसे के हिसाब से देखें अपन तो 1000 तो 1000 रुपये, अपन इसको 1 रुपये थोड़ी बोल सकते हैं कि 1000 बराबर 1 रुपया, लेकिन सार्थक अंकों में इन लास्ट वाले शून्य संख्याओं को सार्थक नहीं बोलते। फिर आगे चलते हैं 5 वाले नियम पर। तो 5 नियम कहता है यदि दशमलव हो तो आखिरी शून्य संख्या के बाद के शून्य सार्थक हो जाएंगे, जैसे 1005.60, तो ये तो बीच में आ गए अशून्य संख्याओं के, तो ये सार्थक है, और ये दशमलव आ गया यानी कि पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद वाले शून्य को सार्थक ही मानेंगे। लेकिन फिर ये एग्जांपल दे रखा है, उसको ही ले लेते हैं, 0.00500, तो पॉइंट अशून्य संख्या के पहले आने वाले शून्य, अशून्य संख्या के पहले आने वाले शून्यों को सार्थक नहीं लेते। फिर आप बोलो कि भाई 500 के अंदर तो केवल 1 होगा, लेकिन ये भी गलत है, यहाँ दशमलव आ गया, दशमलव में ये नियम कहता है कि यदि दशमलव आ जाए तो अशून्य संख्या के आगे आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, तो इस हिसाब से इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 3। और ये सेकंड एग्जांपल है जिसके अंदर सार्थक अंक निकाले तो अपन 010.0500, तो इस जीरो को सार्थक अंक नहीं लेंगे शुरू वाले जीरो को, क्योंकि ये अशून्य संख्या से पहले है, और इन दोनों 00 को लेंगे और इन दोनों 00 को भी सार्थक अंकों में लेंगे, तो टोटल सार्थक अंक हो जाएंगे इनमें 6। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो अपन आराम से अपना 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। फिर 6 नियम कहता है कि अक्स कोई भी संख्या हो गुणा 10 की पावर n में सार्थक अंकों की संख्या केवल अक्स को ही देखना है, 10 की पावर n को नहीं लेते। जैसे 4 गुणा 10 की पावर 5 आ गया, तो इसको 50, तो केवल इसको एक सार्थक अंक एक ही लेंगे, इस वाली को ही देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको हल ही नहीं करना। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 4.5 इंटू 10 की पावर 5 है, तो इन दोनों को ही देखना है, तो इन दोनों को देखेंगे तो इसके सार्थक हो जाएंगे 2, इनको हल करके नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ -5 दे देगा तो फिर ये पॉइंट उधर जाएगा और 0.00451 और आएगी, तो सार्थक अंक बदल सकते हैं यदि इनको हल कर दिया तो। लेकिन 10 की पावर n को छेड़ना भी नहीं है, अपने को केवल इसको ही देखना है। इसको हल कर लिए तो इसके सार्थक अंक हो जाएंगे 1, लेकिन वो कि गलत हो जाएगा, और केवल इस संख्या को ही देखेंगे तो इसका सार्थक अंक हो गया 3, इसमें हो गया 1 सेकंड वाले में। जैसे ये कह रहा है कि 2.00 गुणा 10 की पावर 7, तो इसको हल करेंगे तब तो 2 ये 0.00 इससे उठ जाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 100 से ऊपर वाले 2 जीरो हट जाएंगे तो 5 बच जाएगा, तो 2 के आगे 50, तो इस हिसाब से इसमें सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा 1, लेकिन वो गलत है, इसको हल नहीं करना, केवल इसको ही देखना है। तो इस हिसाब से पॉइंट के आगे आने वाले शून्य को भी सार्थक कहते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट संख्या आ जाएगी 3। अब 3 कितना डिफरेंस आ गया सार्थक अंक में, यदि अपन इसको 3 नहीं करेंगे तो अपना 1 नंबर कटेगा। तो तो अपने को ध्यान रखना है कि 10 की पावर कितनी भी हो उसको हल नहीं करना,
जैसे ये थर्ड एग्जांपल दे रखा है, इसमें भी यदि इसको हल कर लिया तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 आएगा और हल नहीं करने पर इसका सिग्निफिकेंट नंबर 4 ही रहेगा। तो अपने को 4 ही करके आना है, इसको हल नहीं करना है। बार बार मैं जोर दे रहा हूँ कि इसको हल नहीं करना है, वहाँ करने लग जाते हैं बच्चे और 1 नंबर कटवा लेते हैं। फिर 7वां नियम कहता है कि किसी भी निश्चित संख्या के सार्थक अंक अनंत होते हैं। कोई भी निश्चित संख्या दे दी, जैसे 25 एप्पल दे दी तो 25 फिक्स है, तो इसके अपन को सार्थक अंक नहीं देखने की 2 है। 25 एप्पल दे दी, फिक्स अमाउंट दे दिया एप्पल का, सेब का फिक्स अमाउंट दे दिया कि 25 ही है, तो उसमें सार्थक अंक हो जाएंगे अनंत। जैसे 10 लड़के, तो 10 लड़के कह दिया कि फिक्स है, 10 लड़के 11 नहीं है, तो इनमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 नहीं है, जो कि गलत है। फिक्स नंबर दे दिया किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़, किसी भी सामान का, तो उसका सार्थक अंक हो जाएगा अनंत। तो ये याद रखना। फिर कहता है कि क्वेश्चन आता है, दी गई संख्या की शुद्धि एवं सटीकता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखे इनको। तो अपन पिछले लेक्चर में देखे थे कि सटीकता किसके समानुपाती थी, सार्थक किसके समानुपाती थी, सटीकता समानुपाती सार्थक अंक, और शुद्धि समानुपाती सापेक्ष त्रुटि, समानुपाती बटे सापेक्ष त्रुटि। तो अपन ने इस शुद्धि को तो देख लिया था लास्ट लेक्चर में, जब अपन ने यूनिटरी डायमंड्स का वन शॉट करा था। इसका सेकंड लेक्चर है ये, और जिसने भी नहीं देखा वो जाकर देख ले। तो अपन ने देख लिया था कि शुद्धि व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/, सापेक्ष त्रुटि के, और सटीकता इसके विपरीत होती है, सार्थक अंक इसके विपरीत क्या, सार्थक अंक के समानुपाती होती है। जिसमें सार्थक अंक ज़्यादा उसकी सटीकता ज़्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसे ऑप्शन दे देता है कि ABCD, और क्वेश्चन करता है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा सही अंक है, कौन सा ज़्यादा सही मान है। तो सबसे ज़्यादा सही मान वो होगा जिसमें सार्थक अंकों की संख्या भी ज़्यादा होगी, और शुद्धि उसके सापेक्ष त्रुटि के समानुपाती होती है। अब अपने को सापेक्ष त्रुटि निकाल लिए इन तीनों की। तो सापेक्ष त्रुटि के लिए अपने को चाहिए, सापेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या होता है, सापेक्ष त्रुटि डेल्टा त्रुटि बटे हुए वास्तविक मान। तो वास्तविक मान तो अपने को दे रखा है ये 1.00, 100 और 100.0। फिर अपने को त्रुटि दे न रखी क्वेश्चन में, तो अपन ने पढ़ा था कि जब त्रुटि क्वेश्चन में नहीं दी गई हो तो उसके लिस्ट काउंट को ही उसकी त्रुटि मानकर उसको हल कर दिया जाता है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पॉइंट के आगे 00 है तो 0.01, पॉइंट नहीं है तो 1, पॉइंट के आगे 10 है तो 0.1। तो इस प्रकार इसको हल कर लेंगे और इसकी सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे। जिसकी सापेक्ष त्रुटि ज़्यादा उसकी शुद्धता कम, और जिसकी सापेक्ष त्रुटि कम उसकी शुद्धता ज़्यादा। तो अपन इस हिसाब से इसको देख लेंगे। पॉइंट के आगे जितने ज़्यादा 0 वो उसकी सापेक्ष त्रुटि कम तो शुद्धता ज़्यादा। तो 100.0 यानी कि C की शुद्धता ज़्यादा है, उसके बाद में 100 और 1.00 की शुद्धता बराबर है, क्योंकि इनकी सापेक्ष त्रुटि भी सेम है। तो शुद्धता के आधार पर इसको बढ़ते क्रम में अपन ने लिख दिया कि 100.0 सबसे ज़्यादा शुद्ध है, और ये दोनों बराबर मात्रा में शुद्ध है। फिर अब लिखते हैं इनको सटीकता के आधार पर। तो सटीकता सार्थक अंक के सीधे समानुपाती होती है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3, क्योंकि पॉइंट के आगे जब अशून्य संख्या आ जाए और पॉइंट के आगे आने वाले शून्यों को भी सार्थक अंक मान लिया जाता है, और जब 10 पॉइंट नहीं आए और अशून्य संख्या के आगे आने वाले शून्यों को सार्थक अंक नहीं कहते, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएगा 1 और इसमें हो जाएंगे 4। तो इसके आधार पर अपन इसको सटीकता के आधार पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा C, फिर A,
और फिर बी। तो इसकी सटीकता के आधार पर भी अपने बढ़ते क्रम में लिख लिया। तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा। और जिनको भी पिछले लेक्चर की क्वेश्चन नहीं आए हो, आई होप कि आपने सोल्व किया होगा, और नहीं आए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने उसकी PDF डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। पूरे नोट्स की PDF है। फिर करते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ किसे कहते हैं? जब कोई संख्या बड़ी मात्रा में पॉइंट के आगे जा रही हो, जैसे 5.34567, तो अपन को ये पैसे देने हो तो अपन राउंड ऑफ करके पैसे देते हैं कि कितने देने हैं। तो वो अपन या तो 2 संख्या तक राउंड ऑफ करते हैं या फिर 3 संख्या तक। उसी प्रकार अपने को नेट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 संख्या तक राउंड ऑफ करो। तो 3 संख्या तक कैसे करने हैं? 3 संख्या तक चले जाओ, फिर उसके आगे अंक देखो, उसका अंक यदि 5 से ज़्यादा हो तो इसके पहले वाले नंबर को एक नंबर से बढ़ा दो। यदि 5 से कम हो तो सेम ही रहने दो। यदि 5 ही हो तो 2 कंडीशन अप्लाई होगी। यदि 5 के पीछे वाला अंक सम हो तो सेम रहेगा, और विषम हो तो 1 बढ़ा दो। तो अपन इसके नियम देख लेते हैं। तो ये कर रहा है राउंड ऑफ में आखिरी संख्या 5 से बड़ी हो। जैसे इसमें 6 है तो 5 से बड़ी है, तो इसके पहले वाली अंक को 1 अंक की वृद्धि कर दो, यानी कि 3 का 4 कर दो। फिर कहता है कि आखिरी संख्या यदि 5 से कम हो तो सेम ही रहेगा इसका पॉइंट के आगे वाला, और आखिरी संख्या यदि 5 के बराबर हो तो 2 कंडीशन आ जाएगी, विषम और सम, ऑड और इवन। यदि विषम हो तो 1 अंक की वृद्धि कर दो, और यदि सम हो तो समान ही रहने दो, उसको वैसे के वैसे उतार दो और पहले 5 को हटा दो। इसे कहते हैं राउंड ऑफ। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसका जोड़ करो, दो संख्या दे देगी, और फिर कहेगा कि इसको हल करके 2 संख्या तक या फिर 1 संख्या तक इसका राउंड ऑफ करो, इसको सही मात्रा में लिखो। तो फिर अब करते हैं, इसको सीखते हैं कि जोड़ या घटाव में कैसे करते हैं। जब न्यूनतम दशमलव संख्या के बराबर रहते हैं, जैसे इसके आंसर को, ये आंसर का देने का तरीका है, इसमें न्यूनतम दशमलव संख्या के बराबर रखते हैं। जैसे इसमें पॉइंट के आगे दो सार्थक अंक है, और इसमें पॉइंट के आगे 1 सार्थक अंक है, तो न्यूनतम दशमलव संख्या के बराबर रखते हैं। तो एक सबसे कम है इन दोनों में, तो अपना आने वाला आंसर पॉइंट के बाद में 1 संख्या तक ही आएगा। तो इसमें अपना आंसर आया था 30.76। अब अपने को इसको 1 संख्या तक ही करना है। तो अब अपन इसको ऐसे सीधे हटा नहीं सकते कि 6 को हटा दो, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 30.8 हो जाएगा, जो कि थोड़ा ह्यूमन मिस्टेक है, जो आप कर लेना नोट्स में सही। फिर आता है गुणा और भाग। अब जोड़ घटाव तो अपने सीख लिया कि सार्थक अंक दे दें और वो कहे कि सार्थक अंकों का जोड़ करो, सार्थक अंकों का बाकी करो, तो अपन न्यूनतम पॉइंट के आगे न्यूनतम दशमलव संख्या तक उसको राउंड ऑफ करके आंसर बता देंगे। पूरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन में पूरे आंसर वाला भी ऑप्शन होगा। यदि उसको टिक कर दिया तो आपको -1 मिल जाएगा। उसी प्रकार अपन अब गुणा और भाग सीखते हैं। गुणा व भाग के अंदर क्या होता है कि न्यूनतम सार्थक अंक को देखते हैं। उसमें तो पॉइंट के आगे वाली संख्या को देखते हैं कि न्यूनतम संख्या हो और उसका आंसर भी उतना ही हो। अब यहाँ पर देखते हैं कि न्यूनतम सार्थक अंक दोनों, ये एग्जांपल दे रखा है कि 2.0 गुणा 2000। तो इनमें सार्थक अंकों, न्यूनतम सार्थक अंक के जो भी इनका आंसर आए, जैसे इसका आंसर आ गया 4000.0, तो इसका आंसर आ गया 4000.0। तो अब ये कहता है कि
इसमें सार्थक अंक 1 है और इसका सार्थक अंक 2 है, तो न्यूनतम सार्थक अंक तक इसका आंसर होना चाहिए। तो इस आंसर के हिसाब से तो इसके सार्थक हो जाएंगे 5, क्योंकि दशमलव अशून्य संख्या के बाद में यदि दशमलव लग गया तो इसके आगे वाले सभी शून्य सार्थक हो जाएंगे, तो इसका सार्थक अंक हो जाएगा 5। लेकिन अपने को देना एक सार्थक अंक ही तक ही है, तो इसको 4 गुणा 10 की पावर 3 कर देंगे। तो अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 1, तो आंसर हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर 3। यदि अपन ने यह पहले वाला जो अपने आंसर आया यदि उसको कर लिया तो अपने -1 हो जाएगा। अपने को देखना है कि इनमें न्यूनतम सार्थक अंक कितना है, तो इसमें न्यूनतम 1 ही है, तो इसको न्यूनतम तक लाओ कैसे भी करके। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है 20.0 गुणा 10,000, तो 10,000 में सार्थक अंक है 1, तो जो भी आंसर आए उसको न्यूनतम संख्या तक, न्यूनतम सार्थक अंक के बराबर तक लिखो। उस प्रकार इसका गुणा और भाग करते हैं। तो जोड़ और घटाव में तो पॉइंट के आगे वाली न्यूनतम संख्या तक लिखते हैं, और गुणा और भाग में न्यूनतम सार्थक अंक के बराबर तक लिखते हैं। फिर आ जाता है अपना वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर तो अपन इसको झुक के सही पढ़ लेते हैं। अब आता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट सार्थक अंक अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट पर। पहला है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ये एक स्केल है, जैसे अपने 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है या फिर 30 सेंटीमीटर का स्केल आता है, उसी प्रकार ये वर्नियर कैलिपर भी किसी की लंबाई चौड़ाई नापने के लिए स्केल का काम करता है, लेकिन ये सेंटीमीटर से भी कम में मिलीमीटर में नाप सकता है। तो अपन स्केल से तो सीधे सेंटीमीटर में नापेंगे, जो कि सेंटीमीटर बहुत बड़ी इकाई है, लेकिन अपने को यदि कोई चींटी जितना नापना हो या फिर उससे भी छोटा नापना हो तो अपन वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज का यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर में 2 प्रकार के स्केल होते हैं, एक तो ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल में आंतरिक जबड़े और बाहरी जबड़े 2 होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। फिर अपने को यदि पूछे लीस्ट काउंट, तो अपने को ऐसा करना है कि मेन स्केल के अन डिवीजन और वर्नियर स्केल के अम डिवीजन को बराबर करना है। जैसे यहाँ पर गिनती लिखी हुई होगी और यहाँ पर भी गिनती लिखी हुई होगी। वर्नियर स्केल इस पर चलाएंगे, इसके इन दोनों जबड़ों के बीच में अपनी वस्तु को रखकर, फिर जहाँ पर मेन स्केल का डिवीज़न आए और वर्नियर स्केल के डिवीज़न आए तो उन दोनों को बराबर लिख लेना है, क्योंकि अन और अम अलग अलग आएंगे, क्योंकि वर्नियर स्केल पर अंकित गिनती और मेन स्केल पर अंकित गिनती अलग अलग आएगी। तो चलते हैं इसकी लिस्ट काउंट को कैसे ज्ञात करते हैं। तो मेन स्केल का अन डिवीज़न और वर्नियर स्केल का अम डिवीज़न ये बराबर हो जाएंगे, तो इनको एक तरफ करने पर अन बटे हुए अम, मेन स्केल का डिवीज़न बराबर वर्नियर स्केल का डिवीज़न। तो मेन स्केल का भाग को डिवीज़न लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में AMSD लिख सकते हैं और इसको VSD। तो ये फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अन बटे हुए अम AMSD बराबर VSD। फिर अपन लिस्ट काउंट को ज्ञात करने का सूत्र होता है 1 AMSD माइनस VSD। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है AMSD माइनस VSD। तो अपन यहाँ से VSD का मान यहाँ पर लिख देंगे, तो AMSD माइनस अन बटे हुए अम AMSD मेन स्केल डिवीज़न। तो यहाँ पर मेन स्केल के भाग लिख देंगे ऊपर और नीचे लिख देंगे वर्नियर स्केल के भाग, और इसको हल कर लेंगे तो अपना लिस्ट काउंट निकल कर आ जाएगा। यदि अपने को कोई रीडिंग पूछे, जैसे किसी का व्यास या फिर कुछ और, तो इसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस पिच
गुणा लिस्ट काउंट, और ये वर्नियर स्केल की रीडिंग के बराबर होता है। तो रीडिंग होती है मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, और अपन मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है पिच गुणा लिस्ट काउंट। तो इसमें भी अपने को लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा लास्ट में, तो अपन पहले ही निकाल लेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। जो भी पूछे लिस्ट काउंट अल्पतमांक बताओ, तो अपने को लिस्ट काउंट बता देना है। यदि कोई रीडिंग पूछे तो फिर लिस्ट काउंट तो अपने से निकाल ही लेंगे, पिच वो क्वेश्चन में देगा और अमसार भी क्वेश्चन में देगा, जिससे अपन उसकी रीडिंग निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो ये कहता है कि वर्नियर कैलिपर में वर्नियर पैमाने के अनुभाग, तो वर्नियर पैमाने के अनुभाग अन VSD बराबर हो जाएगा मुख्य पैमाने के n-1 भाग के। तो n-1 MSD, तो अपन VSD को लिख सकते हैं n-1 बटे हुए n MSD। अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर भी क्या पूछ रहा है। तो मुख्य पैमाने का 1/1 mm है, तो मेन स्केल की रीडिंग दे दिया 1 mm, मुख्य पैमाने का भाग दे दिया MSD दे दिया कि 1 MSD बराबर 1 mm। फिर कहता है कि सेंटीमीटर में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक, अपने को इसका लिस्ट काउंट निकालना है। तो 1 mm को क्या कहेंगे, 1 mm बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसको हल करके अपन लिखेंगे। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा MSD माइनस VSD, और अपन VSD का मान यहाँ पर रख देंगे n-1 बटे हुए n MSD। तो इसको हल करेंगे अपन जैसे, तो लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा MSD, तो इसमें n कॉमन लिया, फिर n-1 बटे हुए n MSD हो गया। तो इसको हल करने पर माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1, तो n से n गया, तो 1 बटे हुए n गुणा MSD दे रखा था। तो MSD कितना दे रखा था, 1 mm, और 1 mm बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के। तो mm को लिख देंगे 1 बटे हुए 10 सेंटीमीटर। तो ये mm को सेंटीमीटर में लिखने पर अपने को इसको सेंटीमीटर में निकालना है, तो सेंटीमीटर को इधर रखते हैं और 1 बटे हुए 10 mm लिख देते हैं। तो 1 बटे हुए 10 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर लिस्ट काउंट में आ जाएगा 1 बटे हुए 10 n सेंटीमीटर। ये n है वर्नियर स्केल का भाग, तो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि वर्नियर पैमाने के अनुभाग। अब आता है अपना स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज को देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, वर्तीय पैमाना यानी कि सर्कुलर स्केल, और ये होता है मेन स्केल। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, और पिच किसे कहते हैं कि इसको 2 बार घुमाएं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को पिच कहेंगे। इसका चौड़ी अंतराल, एक चौड़ी को पूरा घुमाने पर जो पथ उसने तय किया उसको पिच कहते हैं, चौड़ी अंतराल कहते हैं। तो पिच क्या होता है, मुख्य पैमाने का एक भाग। जब अपन मुख्य पैमाने पर वर्तीय पैमाने को घुमाते हैं, तो वर्तीय पैमाना कुछ दूरी तय करता है, उसे मुख्य पैमाने का भाग कहते हैं। जो कि मुख्य पैमाने पर तय करता है, तो उसका पिच आ जाता है। फिर इसका लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है चौड़ी अंतराल, यानी कि पिच बटे हुए वर्तीय पैमाने के कुल भागों की संख्या। तो अपन इसको लिख सकते हैं वर्तीय पैमाने की संख्या CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन, वर्तीय पैमाने की सर्कुलर स्केल की डिवीजन की संख्या। तो इसका लिस्ट काउंट है चौड़ी अंतराल बटे वर्तीय पैमाने की कुल संख्या। और अपने वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, MSD माइनस VSD। और स्क्रू गेज में लिस्ट काउंट की संख्या को निकालने के लिए पिच बटे हुए CSD करना पड़ता है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि पिच बटे हुए CSD किसका था और MSD माइनस VSD किसका था। तो अपने को क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि स्क्रू गेज दे रखा है या फिर वर्नियर कैलिपर। फिर इसकी रीडिंग निकालने के लिए आमसार उसी प्रकार निकालते हैं जैसे अपन ने वर्नियर कैलिपर में देखा था कि मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, और उसमें देखा था अपन ने मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रू गेज के अंदर त्रुटि भी ज्ञात करने के लिए
फॉर्मूला होता है त्रुटि भी ज्ञात की जाती है। तो अब इसको उसके नियम को देख लेते हैं कि इसकी त्रुटि ज्ञात करने की क्या नियम होते हैं। जब दांतों को संपर्क में लाया जाता है तो त्रुटि ज्ञात करते हैं। यदि फर्स्ट नियम कहता है कि वृत्तीय स्केल का शून्य अंशांकन रेखा के ऊपर हो, अंशांकन रेखा के ऊपर हो या मुख्य स्केल का शून्य दिखाई दे तो वास्तविक मान बराबर रीडिंग माइनस त्रुटि करते हैं। तो किसी भी कोई भी संख्या दे रखी हो तो उसके अंदर रीडिंग माइनस त्रुटि करते हैं। यदि मुख्य स्केल का शून्य दिखाई दे रहा हो वृत्तीय स्केल को घुमाने पर भी, यदि वृत्तीय स्केल को अपने पूरी तरह पैक कर दिया, बंद कर दिया, तब भी मेन स्केल का शून्य दिख रहा हो तो यानी कि उसमें माइनस त्रुटि है। और वृत्तीय स्केल का शून्य अंशांकन रेखा के नीचे हो या फिर मुख्य स्केल का शून्य नहीं दिखाई दे रहा हो तो उसका वास्तविक मान रीडिंग प्लस त्रुटि, उसमें त्रुटि जोड़ी जाती है। तो अपन उसको हल करते हैं। एक क्वेश्चन इसका भी करते हैं कि वर्नियर स्केल का स्क्रू गेज में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो स्क्रू गेज में क्वेश्चन इस प्रकार के दिए जाते हैं कि स्क्रू गेज की पिच दे रखी है अपने को 0.5 mm और CSD दे रखा है 100 भाग, वर्ताकार पैमाने में 100 भाग। तो इसकी पिच दे रखी है अपने को 0.5 mm और वृत्तीय स्केल का भाग दे रखा है CSD दे रखी है 100। जब दांतों के बीच कोई वस्तु ना हो तो यह यंत्र वृत्तीय पैमाने के 2 भाग पड़ता है। जब ये स्केल पूरी तरह पैक हो तब ये 2 भाग पड़ता है। तार का व्यास मापने पर फिर इसके बीच में तार डालने पर मुख्य पैमाने के 8 भाग तथा वृत्तीय पैमाने के 83 भाग निर्देश रेखा से संपाती होते हैं। तो तार का व्यास ज्ञात करो। तो इसका पिच दे दिया अपने को, फिर इसका CSD सर्कुलर स्केल का डिवीजन दे दिया 100। फिर अपन ने इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे सबसे पहले। तो लिस्ट काउंट होता है लिस्ट काउंट बराबर पिच बटे हुए वर्ताकार पैमाने के कुल भाग। अब लिस्ट काउंट को कहते हैं 1 CSD, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 एक सर्कुलर स्केल का डिवीजन, और ये पिच के नीचे वाला है CSD टोटल मेन, मतलब कि कुल वर्ताकार पैमाने के भाग। और ये पिच है जो क्या है 1 MSD, एक मेन स्केल का डिवीजन। तो अपने को पिच दे रखा था 0.5 mm बटे हुए वर्ताकार स्केल के भाग दे रखे थे 100। तो इसमें त्रुटि का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है त्रुटि बराबर 2 गुणा लिस्ट काउंट। तो क्योंकि जब ये आराम से पड़ा रहता है, बंद पड़ा रहता है, तब भी ये 2 भाग पढ़ लेता है। तो यहाँ पर देखो, जब यंत्र बंद होता है तब भी 2 भाग पढ़ लेता है। यदि अपन ने इसमें तार डाला, तार का व्यास नापने के लिए, तो फिर मुख्य पैमाने के 8 भाग और वृत्तीय पैमाने के 83 भाग निर्देशित करता है, एक दूसरे पर संपाती होते हैं। तो इसका तार का व्यास क्या होगा त्रुटि समय। तो त्रुटि निकालेंगे पहले, तो क्योंकि ये पहले से ही इस स्क्रू गेज के अंदर त्रुटि है जो कि बिना बात के 2 भाग बंद अवस्था में भी नाप लेता है। तो 2 गुणा लिस्ट काउंट, तो 2 गुणा 0.5 बटे हुए 100, तो 0.01 mm इसके अंदर त्रुटि है। तो अपन तार का व्यास नापेंगे। तो तार का व्यास यानी कि रीडिंग हो जाएगी CSR सर्कुलर स्केल की रीडिंग प्लस मेन स्केल की रीडिंग। और इसमें त्रुटि है जो कि 2 एडवांस नाप रखी है, तो माइनस करना पड़ेगा उस 2 त्रुटि को निकालने के लिए, 2 भाग को माइनस करना पड़ेगा, तब इसका वास्तविक व्यास अपने को ज्ञात होगा तार का, इसलिए त्रुटि को माइनस करना पड़ेगा। तो अपन करेंगे 1 MSD गुणा MSD के 1 MSD तथा MSD के टोटल भाग प्लस 1 CSD गुणा CSD के टोटल भाग माइनस त्रुटि। तो 1 MSD अपन पिच को बोलते हैं 0.5 गुणा MSD के टोटल भाग
जो कि 8 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्लस 0.5 CSD यानी कि सर्कुलर स्केल डिवीजन, जो लिस्ट काउंट आया है अपना एक CSD है, 0.5 गुणा 100 गुणा अपने को CSD के टोटल भाग दे रखा है 83 जो कि संपत्ति है अपन ने पढ़ा था, माइनस इसकी त्रुटि अपने निकल के आई थी 0.01। फिर इसका आंसर, इसको हल करने पर इसका आंसर हो जाएगा 4.405 mm। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। एक बार और कर लेना जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो अपना यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है पूरी तरह से, एरर वगैरह भी, माय यूनिट, सिग्निफिकेंट नंबर और इनके टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।